टाइम भी हो चुका है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था रिसर्च एथिक्स। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक्चुअली मैंने एक तो टाइप ऑफ एरर आपको बताना रह गया था, एक जो टाइप 1 और टाइप 2 टाइप का एरर है, और एक जगह थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गया है, वहां पे मैं थोड़े से उसे करेक्ट करना चाहूंगा, और वो है सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में जो मैंने बातें बोली थी वो एक्चुअली क्लस्टर की बातें हैं, जो क्लस्टर में बोली थी वो एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड की बातें हैं। यानी कि ज्यादा जो दोनों में अगर समझने की कोशिश करें, वो क्या है, एक्चुअली मैंने पढ़ा यहाँ तक ही था, और नीचे की चीजें एक्चुअली वो उसको मना कर रहा है। तो वो बाद में जब मैंने पढ़ा तो देखा कि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे दोनों में आपको जब बताया गया था, तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास जो डाटा, जैसे एक भाई बात कर भी रहे थे बार बार कि हेट्रोजीनियस डाटा है, तो बिल्कुल जो अलग अलग तरह के डाटा हैं और उसको आप सेम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, यानी होमोजीनियस उसे ही कहा गया है कि एक तरह के एक ग्रुप में अगर एक ही तरह के लोग हैं तो उसे होमोजीनियस कहते हैं, और अगर अलग अलग तरीके के लोग हैं तो हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो होमोजीनियस डाटा में कन्वर्ट करना हेट्रोजीनियस डाटा को, ये स्ट्रेटिफाइड का काम होता है। कहने का क्या मतलब है कि आपके बहुत सारे लोग हैं, उसमें आपने रिलीजन के बेस पे या जेंडर के बेस पे या प्रोफेशन के बेस पर आपने क्या किया है, उन्हें डिवाइड कर दिया। आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके ऊपर आपने डिवाइड कर दिया। तो अब उस ग्रुप में पहले आपको कहते सभी मिले हुए थे, यानी, और उससे आपने अलग अलग ग्रुप बनाया, यानी जो पॉपुलेशन था उसमें सभी तरह के लोग थे, उसमें अलग अलग आपने ग्रुप बनाया, और उसमें क्या किया, उससे फिर रैंडमली एक एक बंदे को आपने सिलेक्ट कर लिया, एक हिंदू वाले से एक मुस्लिम वाले से। तो ये क्या हो गया, सैम्पलिंग, यानी हर एक सैंपल, हर एक जो ग्रुप है उससे आपने कुछ कुछ सैंपल लिया और बराबर मात्रा में, तो उसे कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और इसको कहीं कहीं पे लेयर सैम्पलिंग भी कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा, लेयर्ड सैम्पलिंग, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए लोग, यानी कि आपने क्या किया, लेयर में डिवाइड कर दिया, एक लेयर में एक ग्रुप, दूसरा लेयर, यानी कि इसे लेयर सैम्पलिंग भी कहा जाता है। तो दूसरी जो चीज है, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि ग्रुप को हम लोग इस तरीके से स्पेसिफिकली बांटते नहीं है, जैसा जो ग्रुप बना हुआ है उसे बने रहने देते हैं, और उससे अपना डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि ये नेचुरली जो भी ग्रुप आपका तैयार है उसमें आप ज्यादा अपने तरीके से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड नहीं करते हो, या से ये क्या कहते हैं, प्रोफेशन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आप डायरेक्ट उनसे सैंपल ले लेते हो। कि जैसे एक ग्रुप है, हो सकता है वहां पर उसमें ज्यादा हिंदू हो कम मुस्लिम हो, ज्यादा मुस्लिम हो कम हिंदू हो, तो इस तरीके से, तो उस तरीके से दो तीन जगह आपने मान लीजिए दो तीन बस्ती आपने ले ली, और उन सभी बस्ती से आपने दो दो सैंपल कलेक्ट कर लिए। तो उसमें क्या हो सकता है कि रैंडमली आपने हर एक बस्ती से सिलेक्ट किया, आपने उस बस्ती का निर्माण नहीं किया, बल्कि और उस बस्ती जो पहले से नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था उससे बस आपने सैंपल ले लिया, तो उसे क्या कहा गया, क्लस्टर सैंपलिंग। तो मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर थोड़े से जो मिस्टेक मुझसे हो गई थी, मैंने स्ट्रेटिफाइड की बात क्लस्टर में डाल दिया था, क्लस्टर का स्ट्रेटिफाइड में, तो वो ध्यान रखिएगा। सबसे बेस्ट जो सैम्पलिंग क्या कहलाएगी, स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि वहां पर आपने पूरा बनाया है, और उसमें जो रिजल्ट आने की संभावना क्या होगी, ज्यादा बेहतर होगी। बाद बाकी सैम्पलिंग जो है, क्लस्टर भी किया जाता है। आपके पास कोई चारा नहीं है तो आप क्लस्टर करके दोगे, या फिर वैसा ही आपका कोई रिसर्च है जिसमें क्लस्टर सैम्पलिंग ही ज्यादा बेहतर है, तो वहां पे वो करना पड़ता है कि हमें गांव के ऊपर ही डिफरेंट डिफरेंट लेकर चलना है। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये चीज जो नेचुरल जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप छेड़छाड़ किए बिना अपने सैंपल वहां से ले रहे हो हर ग्रुप से, तो उसे क्लस्टर कहेंगे। और स्ट्रेटिफाइड क्या हो गया कि आपने पहले ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया और फिर उसे लिया, यानी कि आपने पहले अपना एक तैयार किया कि हाँ मुझे इस कैरेक्टरिस्टिक को एक ग्रुप में डालना है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे, या तीसरे कैरेक्टरिस्टिक वो आलू को तीसरे ग्रुप में, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये चीजें थी, और ये सारी चीजें और
जो भी कंफ्यूजन हो वो भी आप पूछ लिया कीजिएगा, और साथ में क्वेश्चन आज होंगे तो उससे आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। टाइप 1 और टाइप 2 जो हमारा बचा हुआ था, टाइप 1 टाइप 2 रिसर्च का कौन सा पार्ट, मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन सा पार्ट आप क्या पूछना चाह रहे हैं? टाइप 1 और टाइप 2 में, हाँ सर रिसर्च में जो हम रिसर्च पढ़ रहे हैं सर, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो सैम्पलिंग है, ये किस टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में सर? ये आपका जो था, जो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात जब हम लोग किए थे उसमें, तो जी सर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप थे उसमें वो दोनों थे, क्लस्टर और जो स्ट्रेटिफाइड, दोनों आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में था, ठीक है ना? ओके और ओके 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 सर। थैंक यू हाँ, सर। ओके। तो ये, और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी जो आपका कंफ्यूजन है वो बेसिकली माइंड में रखिए कि प्रोबेबिलिटी मतलब आपके पास पूरा ग्रुप होगा, आपके पास एक पॉपुलेशन होगा और उससे आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे, यानी आपके पास सिलेक्शन की वहां पे पूरी एक व्यवस्था होगी कि आप आराम से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में रैंडमली आप सेलेक्ट करने के आपके पास ऑप्शन बहुत रेयर होता है या नहीं ही होता है, मतलब रैंडमली आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास जो ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं या जिस तरीके से उस तरीके से के बेसिस पे आप करते हो। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी, एक चीज और मैं आपको बता दूं, दोनों में थोड़ा सा एक जगह भी और लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर ही कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जब आप एज, जेंडर और सारी की बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बना रहे हो तो उसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। देखिए इसमें रैंडम वर्ड हर जगह यूज भी किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन जनरली ये रैंडम सैम्पलिंग ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं कि आपको जो इसके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगर आप ग्रुप एज इसके बेसिस पे कर रहे हो या सेक्स जो भी है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हो, क्या क्या कहते हैं, ग्रुप एज सेक्स के बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो, तो उससे हम लोग कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। यानी कि ये दोनों चीज दोनों में पॉसिबल है, लेकिन कोटा सैम्पलिंग और उसमें डिफरेंस क्या है? कोटा में आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, आपके पास जो जो लोग आए, आपको जो जो लोग मिले, उसी लोगों में आपने फिर ग्रुप में डिवाइड किया। यानी कि आपके पास जो लोग आपको अवेलेबल हो पाए उन लोगों को आपने पहले सेलेक्ट किया, वो अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी आपकी नहीं थी, तो ये चीज जो होती है वहां पर कोटा सैंपलिंग उसे हम लोग कहते हैं। हेलो, सॉरी थोड़ा सा आपका ये मुझसे गलती से रेड बटन क्रॉस हो गया था। तो यहाँ पर जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग। और कोटा सैंपलिंग में भी फिर से अगर हम जेंडर, इनकम, रेजिडेंस, इनके बेसिस पे और भी, मतलब उसको जो भी आपको कोटा सैंपलिंग है उसको और भी ज्यादा क्राइटेरिया में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे डायमेंशन सैंपलिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को क्या करना है, माइंड में रखना है और इनको समझना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की बात, जो हम लोग, सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए। सर जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग है, तो सर सिंपल रैंडम में भी हम रैंडमली ले ले रहे हैं और क्लस्टर में भी हम बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए ऐसे ही ले ले रहे हैं, तो इन दोनों में लेकिन मेन क्लस्टर में डिफरेंस आपका क्या है? ग्रुप है, नेचुरली ग्रुप एग्जिस्ट है, उस ग्रुप से आप ले रहे हो, और सिंपल रैंडम में आपके पास पूरा पॉपुलेशन है, उसमें आप रैंडमाइजेशन कर रहे हो, ये अंतर है। ओके सर, जैसे बाई चांस हमने बीपी के पेशेंट्स पे करना है तो उसमें ग्रुप है बीपी के पेशेंट्स का, नहीं उससे नहीं, हमें ले देखिए रहे, उससे हम बीपी ले के रहे हैं। पेशेंट्स पे अगर आप कर रहे हो तो वहां पे फिर आपकी रैंडम सैंपलिंग आती ही नहीं है, जो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी नहीं, क्योंकि बीपी के पेशेंट तो आपके, आपको देखना होगा कि कहाँ पे कौन से बीपी के पेशेंट हैं, यानी ओनली आप तो वो कहाँ पे आ गए, नॉन प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसमें आप स्पेसिफाइड हो गए कि हाँ केवल बीपी के पेशेंट के ऊपर हमें करना है, तो उस तरह की सैंपलिंग में आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाता है वहां पे। ओके सर। आप जब जनरल चीजों के ऊपर करते हो तब वो केवल आती है, आप स्पेसिफिक हो जाते हो तो वो फिर चीजें चेंज हो जाती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखिएगा।
ओके सर। तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 में आप, और जो भी आज क्वेश्चन माइंड में आए जरूर पूछिए, आप शांत मत बैठिए, आप पूछिए तभी वो दूर होगा कंफ्यूजन। और आज मैं यही पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे कंफ्यूजन अपने अपने हिसाब से दूर हो जाए, क्योंकि टॉपिक रियल में काफी बड़े हैं और काफी ज्यादा टर्म्स हमें देखने हैं। तो वो सारी चीजें क्या होंगी, आप पूछोगे बार बार माइंड में बैठते जाएगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टाइप 1 टाइप 2 एक्चुअली क्या है, मैं बात पहले बता देता हूँ थोड़ा। हम लोग एरर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर के बारे में पहले बात किया था। तो रैंडम एरर हमने बात किया था कि जो आपको एनवायरमेंटल कंडीशन ऑटोमेटिकली जो होता है उसके कारण हो जाता है। मतलब क्या कह सकते हैं उसे, इसमें प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि जैसे आप जहां पर कर रहे हो प्रैक्टिकल, वहां पर गर्मी ज्यादा है या कहीं पर ठंडा ज्यादा है, तो इसके क्या हो गया कि थोड़ा सा जो आपका रिजल्ट आना चाहिए था आपके पूरे प्रैक्टिकल में, उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन वैसे थे। तो वो सारे जो एरर आते हैं वो बहुत छोटे छोटे आते हैं। तो रैंडम एरर जब भी आता है वो बहुत छोटा छोटा एरर आता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही में ही फॉल्ट है, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, मतलब गलत तरीके से डिजाइन है, या सारी चीजें कुछ गड़बड़ियां हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिससे कि बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। वही इंस्ट्रूमेंट में भी, लेकिन देखिए ये कभी कभी रैंडम एरर भी इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन कब? जब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हीट बढ़ गया हल्का, और उसके कारण वो थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा है, तब उसे रैंडम एरर कहेंगे। लेकिन आपके पूरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही पूरी गड़बड़ी है, तो उसे आप सिस्टमेटिक एरर कहोगे। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एरर आता है वो छोटा मोटा आता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, और ये जो सिस्टमेटिक एरर आता है यूजुअली बहुत बड़ा आता है। यानी कि आपका जो भी एरर आ रहा है, हर बार जो आप निकाल रहे हो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आपको रिजल्ट में देखने को मिल रहा है, तो इससे आप कहोगे सिस्टमेटिक एरर, यानी कि आपके किसी पॉइंट पर आप गलत कर रहे हो, वो रैंडम एरर नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 का एक अदर टाइप से दो एरर बांटे गए हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 के लिए मैंने बात किया था कि हाइपोथेसिस की बात की जाती है, H0 और H1। तो जब हम लोग H0 और H1 की बातें कर रहे हैं तो वहां पर हमने क्या बात करते हैं, वहां पर हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस H0 को, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जो नल हाइपोथेसिस की बात हमने क्या की थी, हमने बात किया था कि नल हाइपोथेसिस हम उसे कहते हैं जहां पर जो आपका वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यानी ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो और पहले ही आप हाइपोथेसिस ये कर रहे हो कि उनके बीच कोई रिलेशन है ही नहीं, और फिर अपने काम को स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कुछ चीजें चेक कर रहे हो कि आपका हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। तो अगर आप मानते हो कि दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं है, और ये आपका सही हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस। और आप देखते हो कि नहीं इनमें कुछ गड़बड़ियां आ गई, कि आपने जो माना है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इन दोनों के बेसिस पे दो तरह के एरर आते हैं। वो किस तरीके से होते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्चुअली में ट्रू है, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक्चुअली में कोई रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि क्या आ गया कि उन दोनों के बीच रिलेशन आ गया, यानी कि आपने क्या बता दिया कि नल हाइपोथेसिस जो आपने माना था वो गलत है, और आपने वो जो जिसमें कोई रिलेशन नहीं था एक्चुअल में, इन रियलिटी उनमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम किया, सारी चीजें की कि आपने उसके बीच रिलेशन दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एरर। ये क्या हो गया, एरर। और इससे सबसे ज्यादा जघन्य मतलब सबसे खतरनाक एरर बताया जाता है, सबसे जो मतलब कठिन मतलब प्रॉब्लमेटिक एरर, जो आपको क्या कहते हैं रिसर्च के फील्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्यों? क्योंकि जिनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, आपने उनके बीच क्या प्रेजेंट कर दिया, रिलेशन, और उसके बाद फिर अपनी पूरी की पूरी आप रिसर्च करना उस पर शुरू कर दिए।
तो यानी कि आप पूरी की तरीके से क्या कर रहे हो, एक पूरे गलत डायरेक्शन में और गलत तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हो। जो भी चीजें जो उससे प्रेजेंट होके आएंगे वो पूरी तरह से गलत होंगी। तो ये हम लोग कहते हैं इस तरह के एरर को टाइप 1 एरर। इसे क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर भी इसी के ऊपर रिलेटेड है। एच नॉट जो है वो आपका एक्चुअल में गलत है, यानी कि एक्चुअल में आपने क्या माना था कि एच नॉट यानी कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो क्या है आपका, वो गलत है। गलत का मतलब उनके बीच आपस में आपने माना था कि रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस, लेकिन गलत है यानी कि उनके बीच रिलेशन है। यानी कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड इनके बीच जो है रिलेशन है, इसके बीच रिलेशन है, लेकिन आपने क्या दिखा दिया कि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा था रिलेशन, और उनके बीच जो है ऐसा नहीं था कि उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो एच नॉट है वो करेक्ट है। एच नॉट करेक्ट है यानी कि आपका जो हाइपोथेसिस है कि उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है वो करेक्ट है। तो दोनों के बीच रिलेशन है इन रियलिटी, एच नॉट जो है वो इनकरेक्ट था, यानी कि एक्चुअल में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन था। लेकिन आपने क्या प्रूव कर दिया कि उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है यानी कि आपने नल हाइपोथेसिस को सही बता दिया। और इससे आपका क्या हुआ कि जिनके बीच रिलेशन था, जहां पे एक संबंध था, जहां पे एक चांस थी कि रिसर्च किया जा सकता है, वहां पर आप रिसर्च को वहीं पे रोक दोगे। तो इससे बहुत बड़ा एरर नहीं माना जाता है, क्योंकि हो सकता है आज आपने नहीं देखा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कोई उसे देखे, ऑब्जर्व करे और वो उसके साथ फिर आगे निकल जाए, यानी कि आगे वो रिसर्च हो जाए। तो इस तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 एरर को क्या कहा गया है, दो तरह के एरर में यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात जो कर रहे थे प्लेगरिज्म, तो प्लेगरिज्म के टाइप और इनकी बातें हम लोग कर लेंगे। और उससे पहले लेकिन हम लोग बात कर लेते क्वेश्चंस की, ताकि आपके माइंड में जो पहले के जितने हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे जो है आपको, क्योंकि ये आगे जो है आईसीटी का यूज ये बहुत ही सिंपल है, तो ये बहुत ही आराम से बहुत जल्दी आप तुरंत समझ जाओगे विद इन 5 मिनट्स। तो आगे हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट के 15 मिनट्स में हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा जो बचा हुआ है। तो इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी अ, पूछिए। सर अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो हम ये मान सर तो मतलब ये फिक्स है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो सही है। हाँ, नल हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या है, हमने क्या बात किया, नल हाइपोथेसिस यानी कि एक्चुअल में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच है कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम ऐसा मान कर चल रहे हैं। तो जी सर। हम अगर ऐसा मान के चल रहे हैं उसको नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही नल हाइपोथेसिस गलत होगा, यानी कि हमने जो माना कि दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, उनके बीच रिलेशन आ गया। जी ओके थैंक यू सर। सर, हम इसको जैसे कि योगा में रिसर्च को रोक दिया जाता है, जैसे रामदेव जी ने भी अभी मेहनत किया था कोरोना के ऊपर, उस वैक्सीन पे रिसर्च को रोक दिया गया, तो इसको हम टाइप 2 पे बोलेंगे ना, लेकिन कि ये रिलेशन तो होते हुए भी नहीं आ रहा यहाँ है। पे बात ही वो नहीं थी, वहां पे इथिक्स की बात थी कि आपको पहले सारी चीजें गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी, सारी बातें, तो वो बात ही अलग है। वहां पे एरर वो उनके रिसर्च के ऊपर नहीं बात उठाया गया था, उनके इसके ऊपर सबसे पहला जो था कि आप इथिकली आपने कहीं भी प्रेजेंट नहीं किया, ना ही किसी से ऑर्डर लिया, ना ही किसी तरह की बातें की, और आपने क्या किया, अपना प्रेजेंट कर दिया और दे दिया। तो एक जो पूरा सिस्टम बना हुआ है आपने उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया, और उसके बाद फिर अब चेक किया जाएगा कि हाँ अभी हो रहा होगा बातें। तो बाद में उन्होंने आके उन चीजों को कहा भी कि ये जस्ट इसके ऊपर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो वो अब बाद की बातें हो गई। लेकिन रोका गया इसलिए क्योंकि इथिकली वो करेक्ट नहीं थे, जो वे था उनका प्रेजेंट करने का वो सही नहीं था, उनके रिसर्च के ऊपर कोई बात नहीं उठाई गई थी उस टाइम। अगर वे सही हो और उसके बाद भी रोका जाए तो टाइप 2 आएगा ना सर? वो सही हो और हाँ उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, आपने जबरदस्ती रिलेशन क्रिएट कर दिया, बिल्कुल।
टाइप 2 नहीं, वो तो टाइप 1 हो जाएगा ना, आप उसके बीच रिलेशन नहीं है, यानी नल हाइपोथेसिस वहां पे एक्चुअली है, लेकिन आपने जबरदस्ती बताया कि नहीं कोरोना तो इससे सॉल्व हो ही जाएगा, तो नहीं आपने सर, जबरदस्ती वन रिलेशन। कैसे हुआ, टू हुआ ना, रिजल्ट हमें मिल रहा है तो टू हुआ ना, तो रिजल्ट रिलेशन तो है। रिजल्ट की बात नहीं हुई ना, रोका गया इसका मतलब उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब ये हुआ, रोकना अब हम ये रोक। बोले हैं अनुलोम विलोम से बीपी ठीक हो रहा है, हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, हमारे बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, और फिर भी रिसर्च नहीं हो रही है, तो ये टाइप टू ही हुआ ना फिर ये। देखिए यहाँ पे अब आपको ये वहां पे दोनों चीजें पॉसिबल है, आपको खोजना पड़ेगा, कहीं हो सकता है कि रियल में नहीं हो रही हो और हो सकता है हो रही हो, यानी कि इनडायरेक्टली अभी आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं जब तक कि उसके ऊपर परफेक्ट रिसर्च ना आ जाए। वो हाइपोथेसिस पता कब चलता है, जब उसके ऊपर कोई परफेक्ट रिसर्च आ जाता है, तब आपको समझ में आता है कि जो हमने किया वो टाइप 1 का एरर उसने किया था या टाइप 2 का एरर किया था। तो डिपेंड इसके ऊपर भी करता है, तो अभी हम उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए फिलहाल यहाँ पर आ जाइए, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए आते हैं फास्ट, अब हम लोग थोड़ा इसे कंप्लीट करते हैं। द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर अ सिचुएशनल और प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ रेफरेंस पीरियड इज, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, 1, ये ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4। तो यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहले जो टाइम फ्रेम का, इसका हम लोग डायरेक्ट बात किए थे कि टाइम फ्रेम अगर आपने जो किया है, आपका स्टडी पहले का है और आपने बाद में आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसे क्या कहा गया है, उसका एक स्पेशल नेम दिया था हमने, क्या कहा था, रेफरेंस पीरियड। यानी कि आपको क्या होता है वो रेफरेंस पीरियड, ये आपको बताना होता है कि हाँ मैंने जो जो रिसर्च किया था वो एक्चुअली 5 साल पहले किया था, मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं कि समस्या, जो समय का पूरा चीजें बताना होता है आपको कि कब आपने किया है ये रिसर्च, तो उस समय सीमा से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी वो रेफरेंस पीरियड पे आता है बात, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट, कहीं पे भी कंफ्यूजन भी हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। The conceptual framework in which a research is conducted is called a, अगर आप कंसेप्चुअल किसी रिसर्च को कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुत ही इजी है ये, आप इसे क्या कहते हो, आप किसी चीज के ऊपर ढांचा तैयार कर रहे हो कि पूरा कंसेप्ट तैयार कर रहे हो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड अ, तो आप उसे क्या कहते हो, पूरी तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो कि रिसर्च कैसा होना चाहिए,
उसको पूरी तरीके से किस तरीके से हमें करना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वन। तो ये पूरा थोड़ा सा इसमें हाइपोथेसिस जो होता है वो कंसेप्चुअल नहीं होता है। हाइपोथेसिस बस ये होता है कि आपको समझना होता है कि क्या है, लेकिन आप उसके ऊपर जो पूरा ढांचा तैयार करते हो कंसेप्चुअल, वो कहा जाता है रिसर्च डिजाइन। यानी कि आप उसके ऊपर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीजें एक्चुअली रिसर्च डिजाइन में आ जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बहुत सारे पूछे गए हैं और उस तरीके से आते हैं, जो हमारा ये जो हमारे पूरे स्टेप्स चल रहे थे, सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है हमारा, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और दूसरा होता है रिव्यू द लिटरेचर। यानी कि वहां पे आप पूरी तरीके से जानते हो कि इसके ऊपर क्या वर्क किया गया है, किस तरीके से वर्क करना है, उसके बाद यहाँ पर ही आप हाइपोथेसिस को क्या करते हो, तैयार करते हो। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस को यहाँ पर आप तैयार भी करते हो, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू द लिटरेचर में ही हाइपोथेसिस की बात आती है कि आप पूरी चीजों को जानने समझने के बाद फिर आप ये करते हो कि हाँ अब मुझे ये प्रॉब्लम जो है इसमें हाइपोथेसिस ये करना कि हाँ ये हाइपोथेसिस मुझे करना है कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर रिव्यू लिटरेचर में ही हाइपोथेसिस की बात आती है। और जो डिजाइन होता है, जो रिसर्च डिजाइन होता है या फॉर्मुलेटिंग द प्लान कहलाते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे इसमें जहां से मैंने लिया वहां पे स्टेप 3 और 4 5 अलग बताए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है जितने भी, वहां पर रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत ही आते हैं कलेक्शन, जो डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करना और सैंपल को सिलेक्ट करना कि कहाँ से आपको सैंपल लेना है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में उसके अंतर्गत ही आ जाती है, डिजाइन के अंतर्गत। तो वो बात का आप ध्यान रखेंगे, जो आगे जो भी आएंगे उसमें उस तरीके से हमें चलना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे सभी लोग सॉल्व करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ आ रही रही है? सर, आ रही सर। अच्छा 3 मिनट पहले नहीं आ रही थी, ओके। A questionnaire that offers no scope for any respondents own view is called। अब देखिए मैंने यहाँ पे बात किया था, यहाँ पे इस चीज को बता देता हूँ क्योंकि शायद आप पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगे, इस पर थोड़ी सी बातें कम बातों में ही हुई थी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड इन दोनों में एक होगा। अब इन दोनों को समझना होगा हमें कि क्या होता है ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड। अब ये क्या है, क्वेश्चन आर दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रेस्पोंडेंट, ऐसा क्वेश्चन आर जो कि किसी भी रेस्पोंडेंट को ऑफर नहीं करता है कि वह पूरी तरीके से अपने व्यू को रख सके, तो उसे आप कहते हो क्लोज एंडेड। उसे क्या हम लोग कहते हैं, क्लोज एंडेड। और अगर जहां पर व्यू रख सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंडेड। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 1। अब ये बात क्या है, जैसे कि आप कहीं पे जाते हो, आप गए, आप किसी क्या कह सकते, मॉल में गए, मॉल में जाने के बाद आपको रेटिंग देने के लिए मिला कि 3 या 4 या इस तरीके से आप रेटिंग दे दीजिए। तो जो भी रेटिंग आप दे रहे हो, तो वहां पर सिर्फ आप 3 4 दे दिया, यानी कि क्वांटिटिवली, इसको साथ में हमने बात किया गया था कि ये क्वांटिटिवली होता है। कौन सा क्वांटिटिवली होता है, क्लोज इंडेड। तो आप 3 4 दे देते हो आप उसमें, लेकिन उसमें एक्चुअल तो नहीं पता चलता है ना कि एक्चुअली क्या हुआ। यानी जो क्वांटिटिवली से होता है उससे आप रेस्पोंडेंट का जो व्यू है वो नहीं जान पाते हो। लेकिन दूसरे जो है ओपन एंडेड, वो होता है क्वालिटेटिवली। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटिवली, ये क्या हो गया, क्लोज एंडेड क्वांटिटिवली। और ये हो गया क्वालिटेटिवली, यानी कि साथ में आपको फॉर्म दिया गया एक, और उस फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया कि आप बताइए कि क्या चीज अच्छा लगा, क्या चीज नहीं अच्छा लगा। तो यानी कि आप पूरी तरीके से उसको क्या करे हो, क्वालिटी के बेसिस पे, यानी क्वालिटेटिवली आप वहां पे अपना रिस्पॉन्ड करोगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिवली एनालिसिस। और इसमें आप अपने व्यू को पूरी अच्छे तरीके से क्या कर पाते हो, रख पाते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और भी अच्छे से। वहां पे हमने केवल क्वांटिटिवली क्वालिटेटिवली की बात की थी, लेकिन उसका मतलब क्या है वो यहाँ पे और आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। सर
हाँ सर कई फीडबैक में स्टार के साथ में भी फॉर्म होता है, तो क्वालिटी में आ जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ पे आपको फीडबैक देना है यानी कि क्वालिटेटिवली है, ठीक है ना। थैंक यू सर। हाँ, फोर्थ नंबर क्या होगा? फोर्थ नंबर ऑप्शन है द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च, क्लोज्ड और ओपन एंडेड, ये दोनों याद है ना सभी लोग को? ऐसा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी पूछ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे मैंने बताया था ऐसे। ये सारी चीजें आपको, आप पढ़ो पीछे का, सारी चीज आपको दिख जाएंगी, वो सारी चीजें आ जाएंगी। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन, द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड टू, तो रिसर्च प्रॉब्लम को किससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? अब रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करना, इसका मतलब क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करना, सबसे पहले ये सोचिए कि यहाँ पे किस चीज से उसको बताया जा रहा है, बिल्डिंग से बताया जा रहा है। तो रिसर्च प्रॉब्लम आप कब फाइंड करते हो? किसी बीच के प्रोसेस में करते हो या सबसे पहले करते हो? सबसे पहले करते हो। तो बिल्डिंग के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा प्रोसेस आप सबसे पहले करते हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग समझ चुके हैं, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। और इसका आंसर लिख करके फिर से मैं भेज दूंगा। अभी वाले पीडीएफ में मैंने नहीं भेजा आंसर लिख करके, क्योंकि मैं आपको सोचने के लिए देना चाह रहा था। तो आंसर लिख करके मैं भेज दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। मेल्ड क्वेश्चन आर, जल्दी से इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड आंसर दीजिए। मेल्ड क्वेश्चन आर किस सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, कलेक्टिव, किस सोर्स के अंतर्गत आते हैं? देखिए 1 नंबर ये है, ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर है। ऑप्शन थोड़े चेंज हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं 2 को 2 ही मानूंगा, 3 को 3 मानूंगा, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। यार बेसिकली देखो, सोर्सेज हमेशा 2 तरीके की होते हैं, 3 तरीके की हमने बात किया था। टर्सरी तब होता है जब हम उसके कहीं और से फिर उसमें किसी और का प्रेजेंट करके, कई लोगों का मिला करके प्रेजेंट कर देते हैं बुक के फॉर्म में, जो किसी का नहीं होता, उसे टर्सरी सोर्सेज कहा गया है। लेकिन मुख्यतः सोर्सेज जब भी पूछा जाएगा, पर्सनल सोर्स कुछ भी नहीं होता है, इन वर्ड को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए आप अगर नहीं पढ़े हुए हो तब आप ये गलती जरूर ही करोगे, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो ध्यान रखिए, जो चीज नहीं आपने पढ़ा है उस चीज पर ऑप्शन माइंड मत ज्यादा लगाइए। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो चीज आपने पढ़ा है उसी के ऊपर ज्यादातर आंसर कीजिए। तो ये होते ही इसलिए कि कंफ्यूज आपको किया जा सके। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो प्राइमरी सोर्सेज होंगे, थर्ड ऑप्शन, प्राइमरी सोर्सेज। जो जितने भी मेल्ड क्वेश्चन आ रही, ये जो भी आप कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, डायरेक्ट जाते हो और डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो जो कहीं यूज नहीं हुआ है पहले, तो इसका मतलब वो कौन सा सोर्स होगा? प्राइमरी सोर्स होगा। 6 नंबर ऑप्शन, 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। 6 का 2 3, सो मेनी आंसर्स। ओके, लेट वी सी, देखते हैं क्या आंसर है। द रिसर्च डिजाइन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अभी इसलिए मैंने इसकी बात की थी ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली चीज जो है, चॉइस हाइपोथेसिस मेकिंग। हाइपोथेसिस मेकिंग मैंने अभी क्या बताया है, किस में होता है? ये डिजाइन में आता है क्या? नहीं। ये किस में आता है आपका? हाइपोथेसिस मेकिंग किस में आता है?
सबसे जो रिसर्च डिजाइन करने से पहले आ जाती है, यानी जहाँ पे आप रिव्यू लिटरेचर कर रहे हो तो वहां पे आती है। तो इस बात का ध्यान रखें, हाइपोथेसिस मेकिंग नहीं होगी। चॉइस ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी, सेलेक्ट योर आंसर्स। अच्छा, चॉइस ऑफ ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी, आप किसी फील्ड को चॉइस करते हो इंक्वायरी करने के लिए, चॉइस ऑफ ए फील्ड इंक्वायरी। तो रिसर्च डिजाइन में ये नहीं आता है। रिसर्च डिजाइन में मतलब ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, रिसर्च डिजाइन के जस्ट बाद का स्टेप, कि आपने डिजाइन तैयार कर लिया, उसके बाद वहां आप गए, आपने ये सोच लिया कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीजें, लेकिन उसके बाद आप चॉइस करते हो फील्ड का। तो डिसाइडिंग अबाउट द टूल, टूल के बारे में जरूर डिसाइड कर लेते हो कि कौन से टूल का आपको करना है, लेकिन कौन से कहाँ पर जाकर के करना है, ये जो चॉइस है वो पूरे फील्ड ऑफ इंक्वायरी वो अलग हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिसाइडिंग अबाउट द टूल आप जरूर कह सकते हैं। टूल जो होता है फॉर डाटा कलेक्शन वो होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्लान ये होता है, सैंपल सिलेक्शन ये होता है। तो कौन कौन से किस तरीके से सैंपल आपको सेलेक्ट करना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सेकंड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी कंफ्यूजन? देखिए ये थोड़े मोड़े आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करते हैं, इसलिए उनको ध्यान रखिए कि उनको जो मतलब, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक्चुअली वो क्या सुनना चाहते हैं, आपको पता आता है, समझ में आता है, तो उसको ध्यान दीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन, which stage in research creates a working thesis for the research paper by specifying and organizing the category of information? देखिए हम लोग 10:45 तक ही इसे करेंगे, अगर उसके बाद बचा हुआ रहेगा तो हम लोग फिर भी अपने लिटरेचर को कंप्लीट करेंगे, और इसलिए जब जल्दी जल्दी आंसर आप लोग करते जाइए, जितना हो सके मैं कवर करूंगा। उसके बाद नहीं होगा तो अगले क्लास में लास्ट 15 मिनट 10 मिनट्स इस तरीके से दे करके इसे कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप करते जाइए और ये इम्पोर्टेंट है। Which stage in research creates a working thesis? Working thesis का मतलब क्या होता है कि रिसर्च क्रिएट्स ए वर्किंग थीसिस फॉर द रिसर्च। तो किस स्टेज में हमें क्या किस चीज के ऊपर वर्क करना है और किस तरीके से सारी चीजें हैं, तो वो मतलब उसके लिए आप क्या करते हो, सारी चीजों को पढ़ते हो, सारी चीजों को जानते हो, समझते हो, और उसके बाद आप अपने हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करते हो। तो डेवलपिंग ए हाइपोथेसिस जस्ट एक आपको बहलाने के लिए है, इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो है वो मतलब वो क्या कहते हैं स्टेज नहीं है। स्टेज का हाइपोथेसिस का जो आता है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत ही आता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होती है वो हमारा स्टेज होता है। तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप इसे आराम से क्रिएट कर सकते हैं। रिसर्च डिजाइन तो आपका हो गया कि वर्किंग थीसिस, रिसर्च पेपर स्पेसिफाइंग ऑर्गेनाइज कैटेगरी किस में करना है किस में नहीं करना वो नहीं आता। आप उससे पहले आप पहले ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हो फिर रिसर्च डिजाइन करते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वर्किंग थीसिस किसके ऊपर करना है, स्पेसिफाई करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, कैटेगरी की किस कैटेगरी में हमें करना है। तो ये सारी चीजें मतलब जो पूरा एक आपको समझ डेवलप होता है वर्किंग थीसिस के ऊपर वो वहां होता है। जब समझ डेवलप हो जाता है आफ्टर, तब हम लोग रिसर्च डिजाइन करते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा तो उससे भी बात की बात हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8। सर 7 का आंसर 1 हुआ ना फिर? 7 का आंसर 1 क्यों होगा? 7 का आंसर 3rd होगा ना हमारा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वहां पे हमारी वर्किंग थीसिस की पूरी बात होती है। हम पूरी तरीके से क्लियर अभी कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है, थीसिस क्या लेना, हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। हम पहले उसे मतलब देख रहे हैं थीसिस मतलब हाइपोथेसिस क्या करके बनाना है ये,
देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं। प्रॉब्लम ढूंढने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि किस फील्ड में हमें वर्क करना है, लेकिन वहां हमें ये नहीं क्लियर होता है कि उस फील्ड में किस टॉपिक पे हमें वर्क करना है। उसके बाद उस फील्ड पर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कि सारी चीजों को समझते हैं कि क्या क्या इस फील्ड में हो चुका है, और उन सभी चीजों के साथ हम वहां पर क्या करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को डिजाइन करते हैं कि हाँ मुझे अब ये करना है, और उसके मुझे अब ये करना है, पूरी वर्किंग जो चल रही है वो एक्चुअली सेकंड स्टेज है, जिसे हम लोग कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो थोड़ा सा उसे देखिए, समझिए। तो डिजाइन पहले आता है ना सर, लिटरेचर बाद में आएगा ना? सॉरी, लिटरेचर पहले आएगा, डिजाइन बाद में आएगा ना? पहले आती है, उसके बाद रिसर्च डिजाइन आती है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। जी जी, सॉरी सर, ठीक है सर, मैं यही समझ गया था। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन नंबर 8, सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस। सुपरवाइजर का सर्टिफिकेशन किसी थीसिस के ऊपर क्यों होना जरूरी है? क्लियर्स डिफरेंट बॉटलनेक्स इन द सिस्टम। अलग अलग अड़चनों का हम सामना अच्छे से कर पाए। मतलब ये आंसर आपको डर लग रहा है कि कहीं नहीं सुपरवाइजर देगा तो मेरा क्या होगा, लेकिन एक्चुअली क्यों होता है उसके पीछे इथिकली जो आपको ब्रॉड रूप में सोचना है, वो क्यों होता है। गिव्स नेम एंड फेम ऑफ द सुपरवाइजर, कि भैया सुपरवाइजर का नेम फेम हो जाएगा इसलिए वो हमारे साथ रिसर्च कर रहा है। अगर ये है उसके साथ तो वो यानी उस स्तर का नहीं है जो इथिकल स्तर कहलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये और सेकंड ऑप्शन, ये सब चीजें आपको बस बहलाने के लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट आंसर क्या है, फोर्थ, इंश्योर ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। आप जो वर्क कर रहे हैं सुपरवाइज क्यों करने के लिए दिया गया आखिर भाई? क्यों, मतलब सरकार ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि आपके ऊपर एक सुपरवाइजर होना चाहिए, क्योंकि वो सुपरवाइजर हमेशा चेक करता रहे कि आप जो वर्क कर रहे हो वो ओरिजिनल है या नहीं। यानी कि आपका वर्क जो कि मेन जगह पे पहुंचेगा, फिर सभी लोगों के बीच में प्रेजेंट होगा, उससे पहले वो ओरिजिनल है या नहीं उसको क्लियर करने के लिए कोई एक स्टेप तो होना चाहिए ना। तो दैट्स वाई सुपरवाइजर्स होते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझिए, लॉजिकली आप आराम से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफी टाइम लगा रहे हैं आप लोग। चलिए मैं बात करता हूँ। 4 नंबर ऑप्शन, ओके, एक आंसर केवल डिफर कर रहा है, 2 आंसर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन दिख रहे हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरिएबल्स एंड एस्टेब्लिशिंग द लॉजिकल रीजनिंग इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो आप सारे वेरिएबल्स को देखे, उसको चेक किए, लॉजिकल रीजनिंग इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और उसके बाद आप क्या क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो, क्या किस चीज के ऊपर क्यों आप सारी चीजें कर रहे हो। मतलब विभिन्न चर की पहचान करना और सैद्धांतिक ढांचे में तार्किक तर्क स्थापित करने के बाद अनुसंधान अगला चरण क्या होता है। तो आप क्यों कर रहे हो वो सारी चीजें, अभी हम लोग बात किए वो सारी चीजें। हम जब अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़िए, आपको शायद समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम अपने हाइपोथेसिस को सही से वहां पे क्या करें, प्रेजेंट कर सके, क्रिएट कर सके। उन चीजों के लिए ही तो हम क्यों सारी वेरिएबल्स और सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने हाइपोथेसिस को क्या कर सके, जनरेट कर सके, सर्वे हो सके। ये सारी चीजें नेक्स्ट वो अलग बातें हैं। तो उसके बाद जस्ट का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जनरेट हाइपोथेसिस। हम अपने हाइपोथेसिस को बेहतर तरीके से जनरेट कर सके, ताकि हम, इसलिए ये सारी चीजें लॉजिकल रीजनिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अभी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में चल रहा है। तो ये सारी चीजें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, यानी कि ये चल रहा है कौन सा प्रोसेस, आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप लास्ट में किस बात पे पहुंचते हो, आप हाइपोथेसिस को जनरेट करते हो। तो इस बात को आपको समझना होगा, ये स्टेप को। 10th,
तो देखिए आज जो है ना आपको बेहतर एक माइंड फ्रेम क्लियर होगा, इसलिए गलत से मत डरिएगा, लेकिन हाँ फ्रेम क्लियर हो रहा है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेम को क्लियर कीजिए अपने माइंड में। A good review of research literature aims at रिसर्च लिटरेचर। देखिए रिव्यू लिटरेचर, रिसर्च लिटरेचर, ये एक्चुअली गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर को ही मतलब रिव्यू लिटरेचर वही है एक्चुअली। तो रिव्यू लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। रिव्यू लिटरेचर क्या है भैया, गुड रिव्यू लिटरेचर क्या होगा। तो कभी भी जो सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है वो कभी भी मत लिखिए आप, यानी अभी तक सब्जेक्टिव को आप समझ ही नहीं पाए। सब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब है, हमने बात किया था दो चीजों का, एक बात किया था सब्जेक्टिव और एक बात किया था ऑब्जेक्टिव। और हमने उसमें बात किया था कि सब्जेक्टिव का मतलब आप उसमें अपना व्यू रख रहे हो, आप अपने भाव के आधार पे उसमें चीजों को कर रहे हो, वो होता है सब्जेक्टिव। आपकी भावनाएं वहां आ जाती हैं, आपके सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्टिव एनालिसिस तो मतलब इसका पार्ट ही नहीं है, जो आपका रिसर्च का पार्ट ही नहीं है सब्जेक्टिव एनालिसिस। तो ये तो आपको मतलब करना ही नहीं चाहिए। आप पता नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो थोड़ा इस वर्ड पे। सब्जेक्टिव का मतलब विस्तृत या इस तरीके से मत ले जाइएगा, सब्जेक्टिव का मतलब उसमें आपकी भावनाएं हैं, उनका जो है उसका रियल मीनिंग पे पहुंचिए। तो अगर अपना मीनिंग लगाइएगा तो गड़बड़ कीजिएगा। उसके बाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशन। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल ऑथर को हम लोग जान ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, ये सभी तो हमने ये सारी चीज देखे हैं कि वेरिएबल एस्टेब्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये किसका प्रोसेस था, इसी का प्रोसेस था, वही सारी चीजें यहाँ पे है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ही अलग अलग तरीके से वो घुमा करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। मल्टीपल टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग ये सब चीज अलग हो गया, वो तो बात ही नहीं आती है। आप जो थर्ड ऑप्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे करेक्ट है। टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग इस तरह कुछ हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे होते हो, आप अपने क्वेश्चंस और उनको वैलिडेट कर रहे होते हो कि काम। तो ये बात का ध्यान रखना, टास्क की बात ही नहीं आएगी इस पार्ट में। सर हेलो हेलो सर, सब्जेक्टिव जी को जी ना जी। देख के अगर हमने हिंदी को पढ़ के किया था, हिंदी में सर हिंदी का मतलब तो वही निकलता है कि उसका विश्लेषण किया है हमने अच्छे से। वो विषयगत, कि एक्चुअलिटी में नहीं क्या है विषयगत, विषयगत विश्लेषण जब आप शायद, अब पता नहीं मैं एग्जैक्टली हिंदी इसका सही लिखा है या नहीं यहाँ पे, लेकिन विषय अगर सब्जेक्टिव एनालिसिस है तो विषयगत विश्लेषण के आधार पे उसका मतलब वहां भी यानी चेंज हो जाएगा। विषयगत विश्लेषण में आपकी भावनाएं ऐड होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसमें आप अपने आधार पर उन चीजों को विश्लेषण करते हो। तो सब्जेक्टिव एनालिसिस रिसर्च का पार्ट नहीं होता है, ये बात एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए। 11th number of question. The four approaches of knowing answer to research question. अरे यार ये तो बहुत इजी है, इसमें क्यों इतना टाइम लगा रहा है। कर्लिंगर जी ने जो दिया था, सबसे पहले क्या था, मेथड ऑफ टेनासिटी। दूसरा क्या था, मेथड ऑफ इंट्यूशन। मतलब दूसरा वैसे हमने वहां पढ़ा था मेथड ऑफ ऑथोरिटी, उसके बाद पढ़ा था मेथड ऑफ इंट्यूशन, फिर पढ़ा था मेथड ऑफ साइंस। मेथड ऑफ क्रिएटिविटी नाम का कोई भी चीज हमने नहीं पढ़ा था, तो ये चीज नहीं होगा, बाद बाकी हो जाएंगे ए बी सी डी। विच ऑप्शन, ए बी सी एंड डी, थर्ड नंबर। तो ये सारी क्वेश्चन तो आप लोग सही कीजिए, ये सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सेकंड नंबर,
चलिए बढ़िया है, जितने लोगों ने किया वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, सभी लोग कीजिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। Which of the following statement is true in the case of a test prepared by you as a teacher? देखिए इन चीजों की बात हमने कर रखी है, अगर यहाँ पे आप गलत करोगे तो दैट मीन्स क्या है, हाँ ये है, देखिए एक दूसरे को देख के आंसर बहुत आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके आंसर डिफर करने चाहिए यहाँ पे। चलिए अल्टीमेटली वी हैव ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। मैं बस इंतजार कर रहा था, देख रहा था कोई इसे कहता है या नहीं कहता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे लगा था 2 और 4 कंफ्यूजिंग है, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज आप कर सकते हो, और ये दिया ही इसलिए गया है कि आप उसे कंफ्यूज करो, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। अभी इस बात को समझिए, इफ अ टेस्ट इज वैलिड इट इज रिलायबल ऑल्सो। ये तो बिल्कुल कंफर्म चीज है कि अगर वैलिड है तो पक्का रिलायबल होगा, और ये मैंने बताया है आपको, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकता है। इज ट्रू इन द केस ऑफ टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय यू एज ए टीचर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मतलब कहने का मतलब 2 को गलत तो कर ही नहीं सकते हैं, तो जो आपको पढ़ाया बताया गया है उसे आप क्यों छोड़ रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आया। दूसरी बात हम लोग ये करते हैं, इफ अ टेस्ट इज वैलिड एंड रिलायबल इट इज यूजेबल ऑप्शंस। तो इसे प्रयोग करने योग्य है, वैलिड है एंड रिलायबल है तो उसे प्रयोग करने योग्य है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रयोग किया ही जाए या नहीं किया जाए। बात क्या है कि कहने का क्या मतलब है कि वैलिड और रिलायबल है तभी उसे प्रयोग किया जाएगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। मतलब प्रयोग तो वैलिड एंड रिलायबल है तो उसे प्रयोग किया है, लेकिन केवल वैलिड और रिलायबल है इफ, यहाँ पे ये वर्ड इफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इफ अ टेस्ट इज वैलिड एंड रिलायबल, अगर टेस्ट वैलिड और रिलायबल है तभी उसे उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे मेथड उपयोग हो रहे हैं जो शायद वैलिड और रिलायबल ना हो, लेकिन उसके बाद भी वहां पे वो काम हो रहे हो, पॉसिबल। और बहुत सारी जगह पे ऐसा चीजें होती हैं, उपयोग में लाते हैं। और आप जैसे आप की जो विश्वास के आधार पे जितने आप वर्क करते हैं उसमें ज्यादातर ऐसे होते हैं वैलिड और रिलायबल नहीं होते, लेकिन आप उसे उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, क्योंकि आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं मिल रहा होता है किसी रूप में, किसी को नहीं मिलता है वो नहीं करता, किसी को मिलता है वो करता है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे इफ वाली बात के कारण ये गलत हो गया, और जो बेस्ट है कि आप जो बताया गया है उस ऑप्शन पे जरूर जाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दिया ही गया था कंफ्यूज करने के लिए, और ये देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो आप कंफ्यूज करोगी। सर कल आपने शायद ये लाइन गलत लिखवा दी क्या फिर मिस्टेक से, या मैंने गलत लिख लिया? इसमें लिखा था वैलिडिटी है जो हर स्टेप पे चेक हो रही है, और रिलेबिलिटी है वो फाइनल जो रिजल्ट है उसको बोला गया था। और यहाँ पे कल आपने ये बात बोली थी, अगर ये जो रिलेबिलिटी ट्रू है तो वैलिड होगा ही होगा। हाँ नहीं, तो फिर रिलायबिलिटी ट्रू नहीं, मैंने बोला था वैलिडिटी ट्रू है तो रिलायबल होगा ही होगा, रिलायबल है तो वैलिड होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं। सॉरी मैंने गलत लिख लिया फिर। ओके थैंक यू सर। तो नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। सर मेरा कैलेंडर का टॉपिक आई थिंक मुझसे स्किप हो गया, प्लीज सर इसके मेथड इन शॉर्ट बता देंगे? लास्ट में हम लोग देखते हैं, और अभी पीपीटी ओके आप सर। ताला उसमें हमारे सारी चीजें लिखी हुई हैं, नहीं समझ में आएंगे क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं और टाइम बहुत कम है, तो हम ठीक है ज्यादा सर, ठीक है, ठीक लास्ट जब क्लास खत्म होगा आप बने रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा। है। ओके सर, ठीक है। नंबर 12 सभी लोग करेंगे। The issue of research ethics is pertinent at which of the following stages of research? देखिए थोड़ा सा आपको
इन वर्ड्स से थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा। इसलिए हिंदी पढ़ लो अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो। इंग्लिश पूरी तरह समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों का। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश हिंदी में अगर आपको ऑप्शन गलत लग रहा है तो पक्का उसको इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश के ही बेसिस पे आपका चेक होगा फाइनल आंसर। तो इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं या गलत लिखी होती हैं, तो इंग्लिश में ही देखना ज्यादा सही रहता है। तो the issue of research ethics is pertinent at which of the following stages of research? तो सबसे पहले जैसे डिसाइडिंग एंड, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च इथिक्स वो किस स्टेज पर होता है ये आपको बताना है। कि डिसाइडिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रैक्स ऑफ बोथ परसुइंग रिसर्च प्रॉब्लम, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम है, यानी कि आप डिफाइन कर रहे हो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। डिफाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन सैम्पलिंग, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आप यहाँ पर, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च। तब आपको ये बताना है कि कहाँ पर एक्चुअली रिसर्च एथिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, मतलब कहाँ पे एक्चुअली में लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी जिसमें छेड़छाड़ की जाती है। तो छेड़छाड़ कहाँ की जाएगी, छेड़छाड़ जितने भी चीजें हमने की थी किसमें कर रहे थे, आप डाटा के साथ कर रहे थे। यानी कि अभी डिसाइड जो कर रहे हो, वहां डिसाइड जहां हो रही वर्ड वो तो ऐसे ही खत्म हो गई। और जहां पे डाटा आएगी, जहां पे आपकी फाइंडिंग्स आएगी, जहां पे आपके मेथड्स आएंगे, इथिक्स, और जहां पे आपका देना होगा कि हाँ आपने कहीं से कॉपी पेस्ट, ये सारे ऑप्शंस आएंगे, तो इसका मतलब है वहां पे रिसर्च इथिक्स हो गए। तो कहाँ पे डाटा कलेक्शन में आप कर सकते हो गड़बड़ी, यहाँ इथिकल अपना हो। डाटा एनालिसिस में आप कर सकते हो गड़बड़ी, आप कर सकते हो फाइंडिंग्स रिजल्ट्स में, वहां पे आप अपनी भावनाओं को डाल दो। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, यहाँ पर ही रिसर्च इथिक्स होती हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी क्लियर है ऑप्शन, और अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन लोग बता रहे हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। द पर्पस ऑफ रिव्यू लिटरेचर इंक्लूड्स, रिव्यू लिटरेचर का पर्पस क्या होता है, पर्पस रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो चलिए यहाँ पे कई ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस है। तो टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बैकग्राउंड लग रहा है, टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस कुछ कुछ लग रहा है। अब यहाँ पे पक्का वाली चीज करने के बजाय आप जो चीज बिल्कुल नहीं लग रही है उसे हटाइए, ये इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। टू फाइंड आउट रिलीवेंट मेथोडोलॉजी, रिलीवेंट मेथोडोलॉजी को फाइंड करना हो सकता है। टू डिबेट एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, डिबेट की तो बात ही नहीं आती, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। डिबेट की बात आती है क्या, नहीं आती है, तो डी जहां जहां होगा वो काट दीजिए। अब देखिए डी को सिर्फ खत्म करने से आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 1, करेक्ट आंसर इज 1। डी इज नॉट करेक्ट। आप डिबेट नहीं करते हो यहाँ पर इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च, कि क्या इथिकल है क्या नहीं इथिकल है, इन चीजों के ऊपर डिबेट होती है क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी कि अगर नहीं होती है तो उसे आप हटा दीजिए। आप फोर्थ नंबर ऑप्शन पे क्यों आए मुझे ये समझ में नहीं आया। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए, फास्ट करने के बजाय एक्यूरेट कीजिए, प्रिसाइजली कीजिए, इट इज इम्पोर्टेंट। तो बात बाकी अच्छी बात है कि आप जल्दी जल्दी आंसर करना चाहते हैं, लेकिन प्रिसाइज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जितने देर में कर रहे हैं, आपको 1 मिनट का टाइम वहां दिया जाता है, यहाँ तो आप विद इन 15 सेकेंड कर रहे हो, दैट मीन्स योर स्पीड इज वेरी नाइस। तो थोड़ा 5 सेकेंड बढ़ा दीजिए, लेकिन सही कीजिए।
और इन क्वेश्चंस में जो अदर ऑप्शन है उन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो 15 नंबर में अदर ऑप्शन, ताकि उससे आपके माइंड में ये भी बैठ जाएगा कि कहाँ होता है। अगर ये भी चीज आ गया तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज को बता पाना संभव नहीं हो पाता है, तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सिर्फ आंसर देने के लिए मत कीजिए, क्वेश्चन से और भी चीजें डाटा निकाल लीजिए, इसे कहते हैं बेस्ट स्टडी। और भी डाटा निकाल लीजिए कि अच्छा इन चीजों के ऊपर नहीं है तो है किस पर, वो भी तो पढ़ लो, तो और भी बेहतर हो जाएगा। आगे हो सकता है वाले को लेकर आपको कंफ्यूज किया जाए। द ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च टॉपिक विल डिपेंड अपॉन फैक्टर्स ऑफ, किसके ऊपर डिपेंड करता है ओरिजिनलिटी? तो फिर से यहाँ पे जो चीजें होंगी उसे हटाएंगे हम लोग। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, यूनिकनेस, सबसे पहले क्या, यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक। ओरिजिनलिटी हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? यूटिलिटेरियन डायमेंशन, इसका मतलब क्या है? तो नहीं समझ में आ रहा है तो उपयोगितावादी आया, यानी उपयोगी हो, तो बिल्कुल उपयोगी तो होना ही चाहिए। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम क्या है नहीं समझ में आया तो छोड़िए, इसे अभी रहने दीजिए। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, तो ये तो बात पहले की गई कि रिसर्च टॉपिक में सुपरविजन होता ही होता है। आप कहीं भी जाओगे, रिसर्च टॉपिक भी इवन सेलेक्ट करते हो तो आपको अपने सुपरवाइजर के अंडर में करना होता है, वो देखता है, उन्हें चेक करता है, उन सारी चीजों को करता है, तभी आपके रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको पहले सब चीज सोचना है, सब चीज करना है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से है। तो डी इज द प्योरली करेक्ट, इनकरेक्ट। अब फिर से यहाँ पे डी को आपको हटा देना है। अब कहाँ कहाँ से डी ऑप्शन हट रहा है? यहाँ से डी ऑप्शन हट रहा है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ए बी सी एंड डी। तो देखिए कि डी को छोड़कर सारे ऑप्शन हैं इसमें करेक्ट। तो आपको समझ जाना है, उस तरीके से आगे बढ़ना। ओके, बढ़िया, आप लोग अच्छे तरीके से सब समझ रहे हो, चल भी रहे हो। Ability to see and size of the situation creatively is most relevant at which stage of research? यानी कि साइज एंड सी एंड साइज ऑफ द सिचुएशन क्रिएटिवली इज मोस्ट रिलेवेंट, किसमें सबसे ज्यादा रिलेवेंट होता है, जिसमें आप देखते हो सिचुएशन को और उसे बढ़ा घटा सकते हो। In deciding and identifying the sampling procedure to ensure their representative character, in formulating research hypotheses and procedures for testing them, in determining the research design and its execution at the stage of identifying and defining a research problem. तो क्या होना चाहिए इसमें? यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, चलिए इसे मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली इसका आंसर वैसे मुझे थर्ड नंबर लग रहा है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बट मुझे चेक करना होगा। मुझे अभी इसका आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, और मैं फिर आपको जो फाइनल आंसर आपके पास भेजा जाएगा वो मैं एक बार चेक कर लूंगा। अभी मैं नहीं, एक्चुअली जहाँ से लिया उसको मुझे ऑनलाइन देखना पड़ेगा। सर फर्स्ट भी होता है, हाँ, यहाँ थोड़ा मैं क्या क्या नहीं है आगे।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके, सॉरी, आई थिंक ये किसी तरह से म्यूट हो गया। तो अभी मैं कहाँ तक बोला था, किस पॉइंट पे भी आपने कुछ सुना था क्या, मैं जो बात इस पे कर रहा था? नहीं। नो सर, क्वेश्चन के बाद नो नहीं है आपकी नो आवाज। सर। ओके ओके, सॉरी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी फिजिबिलिटी जो होती है, फिजिबिलिटी का मतलब हमें पता होना चाहिए। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कॉन्वीनियंस, यानी कि जो हमने पढ़ा था नॉन प्रोबेबिलिटी का कॉन्वीनियंस वाला, कॉन्वीनियंट जो आपको जैसा कॉन्वीनियंस होता है उसके हिसाब से आप रैंडमली सेलेक्ट कर, आप मतलब सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हो। तो कॉन्वीनियंस वाली जो बात है वो फिजिबिलिटी दोनों सेम होती है। अब लेकिन कॉन्वीनियंस हो या ना हो, आपको अगर ये पता नहीं भी है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सैंपल सिलेक्शन की बात की जा रही है। सैंपल सिलेक्शन की बात का मतलब ही क्या है? देखिए, प्रोबेबिलिटी वाली हो या नॉन प्रोबेबिलिटी वाली हो, दोनों के थ्रू आप डाटा ही कलेक्ट करते हो। और यहाँ पे तो कोई सिचुएशन दिया हुआ नहीं है, आप कहीं भी प्रोबेबिलिटी वाले लगा सकते हो, कहीं भी नॉन प्रोबेबिलिटी वाले लगा सकते हो। डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर, और सिचुएशन यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप उसके बारे में परफेक्टली नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे लेकिन ये चीज समझ में आ रहा है कि डाटा तो यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। अब डाटा जिन जिन रिसर्चेज में कलेक्ट हो रही है, उन उन रिसर्चेज को हम लोग क्या करेंगे, उनके ऊपर सोचेंगे कि हाँ वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। तो सर्वे रिसर्च में डाटा कलेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। सर्वे रिसर्च में तो डाटा ही कलेक्ट होता है। जो सर्वे करते क्या करते हैं, डाटा करते हैं, उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बिल्कुल डाटा कलेक्ट होता है। विजुअल फेनोमोलॉजी बेस्ड रिसर्च तो इसके बारे में हमें नहीं पता है, इसे छोड़ दीजिए। फंक्शनल रिसर्च इसके बारे में नहीं पता है, छोड़ दीजिए। को रिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्च, यहाँ पे डाटा होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे डाटा होता है, क्योंकि आपको दोनों के बीच रिलेशन बताना होता है। जैसे कि हमने कैंसर और मैरिज बारे में बात किया था, कैंसर मैरिज से कैसे रिलेटेड है, लेकिन आपको डाटा, आप जो भी बोल रहे हो रिलेशन बना रहे हो, उसमें किसके बेसिस पे बनाते हो? डाटा के बेसिस पे। आप बहुत सारे डाटा लाते हो, उसके बेसिस पे आप अपना चीजें करते हो। तो ये सारी तीन जो है वो तो आंसर में होंगी ही होंगी, अदर का हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और यहाँ तीन ही ऑप्शन हर में दिया हुआ है, तो तीन ऑप्शन ए बी एंड ई जिसमें भी हो गया ये तीन, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यहीं पे इसे एंड करेंगे, यहाँ पे काफी क्वेश्चंस आपके बचे हैं, तो ज्यादा भी नहीं बचे हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसे आप कंप्लीट कर लेना, फिर कोई दिक्कत होगा तो हम आगे उस पर बात करेंगे। तो चलिए, बढ़िया है। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी के ऊपर। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, जो बात कर चुके थे, रिसर्च एथिक्स की बात हम कर चुके थे। प्लेगरिज्म बात हमारी चल रही थी, स्टार्ट शायद नहीं हुई थी। तो प्लेगरिज्म किसे कहता है? प्लेजरिज्म, प्लेगरिज्म नहीं, सही उच्चारण कहा जाए तो प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म जो किया जाता है उसका मतलब क्या है कि आप जो भी गलत कर रहे हो, रॉन्ग अप्रोप, मतलब आप एक सही रिसर्चर नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप किसी का छुपा रहे हो और अपने में डाल रहे हो, किसी का चोरी छुपे आप ले डाल रहे हो, किसी मतलब किसी का भी, यानी गलत तरीके से आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, गलत थॉट्स जो भी आप कर रहे हो वो आप किसी ऑथर और सारी चीजों का आप यूज कर लिए हो और अपना बता रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्लेजरिज्म के अंतर्गत आती हैं। और प्लेजरिज्म जो है वो काफी बड़ा अपराध माना जाता है इस फील्ड में। यानी कि अगर आपके ऊपर प्लेजरिज्म का रिपोर्ट लग गया, आपके ऊपर साइन, तो आपको पूरी तरीके से बाउंड कर देता है, आप फिर कभी फ्यूचर में रिसर्च नहीं कर सकते हो। तो प्लेजरिज्म से बचना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। दूसरा जो है, वैसे लोग लगने नहीं देते हैं स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर होते हैं वो बड़े सपोर्टिव होते हैं, और आजकल बहुत सारे ऐसे टूल आ चुके हैं जो आईसीटी में हम लोग देखेंगे, जिसके हेल्प से हम आराम से पता लगा लेते हैं कि प्लेजराइज्ड है या नहीं है। उसमें आप डालो अपने जो भी टॉपिक है, आप पूरा वो रिसर्च हर जगह से, जैसे कि ग्रामरली ही होता है, जो ग्रामरली का अभी जो हम लोग यूज करते हैं फ्री वर्जन, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसका ओरिजिनल वर्जन होता है, पेड वर्जन होता है, वो आपको पूरा जहां से भी आप कर रहे होगे
वहां से वो ले करके और उसमें आपको बता देता है कि इतना परसेंट आपका प्लेजराइज है, इतना ये सारी परसेंट। जैसे कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो वहां पे हम लोग को जो थीसिस मिला था, थीसिस नहीं कहेंगे, जो हमारा जो वर्क मिला था, वो सारी चीजें जो थी वो सारी जो हमें मास्टर्स में देना था, तो वहां पर जैसे ही उन्होंने डाला ग्रामरली में, उसमें बता दिया कि आपका 18% जो है प्लेजराइज है। जैसे मेरा 18% प्लेजराइज था कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से उठाया हुआ था। तो अब उसे कैसे सही किया जा सकता है, तो जहां से भी आपने उठाकर लिखा है आपको लिखना होगा, कोट करना होगा कि हाँ आपने यहाँ से लिया है, हाँ आपने वहां से लिया है। वैसे 20% तक प्लेजराइज आपको एलिजिबिलिटी मिलती है, कुछ ऐसा परसेंटेज है, डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिपेंड करते हैं। थीसिस अगर है तो उसमें डिफरेंट कंडीशन डिराइव है, वो आपके जो सुपरवाइजर होंगे वो आपको सारी चीजें क्लियर बताते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि प्लेजराइज किसे कहते हैं, आपने कहीं से भी कुछ भी चोरी छुपे कर रहे हो तो वो प्लेजराइज है। जो गलत इंटेंशन के साथ आप कर रहे हो, किसी का भी टिपना जिसे कहते हैं, पेस्ट कॉपी पेस्ट जिसे कहते हैं, वो गलत कर रहे हो तो वो प्लेजराइज में आ जाएगा। अब इसमें 3 तरह की बातें की गई हैं, इंट्रा कॉर्पोरल, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल और ऑटो प्लेजरिज्म। तो सबसे पहले इंट्रा कॉर्पोरल यानी कि मतलब व्हेन ए स्टूडेंट हैज कॉपीड फ्रॉम अनदर स्टूडेंट, यानी कि आपने एक दूसरे किसी स्टूडेंट का कॉपी करके अपने में डाल दिया। तो मतलब आप एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कॉपी कर रहा है, तो वो इंट्रा कॉर्पोरल प्लेजराइज कहलाएगा। और एक्स्ट्रा कॉर्पोरल यानी कि आपने किसी बाहर का, यानी कि किसी आपने देखा ऑनलाइन ऑन नेट ये सब फाइंड किया और वहां से लेकर के अपने में पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया एक्स्ट्रा कॉर्पोरल। और ऑटो प्लेजराइज्म जो होता है, यानी कि मान लीजिए वो वही बात मैंने कहा कि आपने जहां से लिया है आपने उसको साइट नहीं किया, एक्नोलॉज नहीं किया कि हाँ उनसे मैंने लिया, ये सारी चीजें की हैं, ये सारी बातें हैं, तो उसे ऑटो प्लेजराइज कहा जाता है। तो इस तरीके से 3 तरह की प्लेजरिज्म होती हैं और इसे आपको देखकर आपको समझना है। अब यहाँ पर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ छोड़ दिया, मतलब ए मिस्टेक दैट कंसिस्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग यू शुड हैव डन, जो आपको करना चाहिए था और आपने अपने रिपोर्ट में नहीं किया। मान लीजिए आपने टेबल करने मान नहीं किया या फिर आपने रेफरेंस सही तरीके से नहीं लिखा, तो ये क्या होता है, एरर होता है। और इसका उसको फिर खत्म करना, ये हमारा होता है एरर ऑफ ओमिशन। मतलब एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि जो छूट गया उसके कारण जो पैदा एरर हो रहा है उसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के कई टाइप्स को बताए गए हैं। अब इसे फास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कई लोग इसमें पूछते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले है जैसे अब पोस्टर प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीजें होती हैं। एकदम एग्जाम्पल शॉर्ट से एग्जाम्पल से 3 वाला और बता दीजिए, थर्ड वाला। चलिए अभी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अब लास्ट में जब सारी चीज कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम आप पूछ लेना। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ऑटो प्लेजराइजिंग का मतलब ये होता है कि आपने साइड करना छोड़ दिया। यानी कि मान लीजिए आपने किसी का लिखा है और आप साइड सही से उसे नहीं किए हो, आपका कोई ऐसा टेंडेंसी नहीं था कि आप उसे छुपाओ, लेकिन आपने साइड भूल गए, आप उसके वर्क को बताना, एक्नॉलेज करना भूल गए, तो इसे कहा जाता है ऑटो प्लेजरिज्म। तो वैसे ऑटो प्लेजरिज्म इंट्रा में भी आ जाता है, एक्स्ट्रा में भी आ जाता है, दोनों के अंतर्गत आ जाता है। तो मेन ऐसे है इंट्रा और एक्स्ट्रा ही। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होता है इसमें पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन है। पोस्टर प्रेजेंटेशन हम उसे कहते हैं जब आप जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में है, कोई सेमिनार चल रहा है या कुछ भी तरीके का अंदर चल रही है प्रोसेस, जो मतलब पूरे ग्रुप लेवल पे, और बाहर में आपने क्या किया, अपना अपना पोस्टर आपने लगा करके रख दिया, और जैसे ही वो मीटिंग समाप्त हुई, चाहे वो जो भी हो, सेमिनार हो या जो भी हो, वो मीटिंग समाप्त हुई और वो सभी आकर आपके पोस्टर को देखे, और उस तरीके से आप देखते होंगे हर जगह प्रदर्शनी के रूप में लगाई रहती है, तो वही होता है पोस्टर प्रेजेंटेशन। तो वो उसमें आपसे वो पूछते हैं आपसे सारी चीजें, चाहे कॉन्फ्रेंस हो या जो भी हो, तो एकेडमिक में इस तरीके से होता है, तो वो पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गया। पेपर प्रेजेंटेशन हो गया कि आप पोस्टर बना करके बाहर में नहीं हो, बल्कि कि आपको एक टॉपिक है और उस टॉपिक के साथ आप कहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, इन कॉन्फ्रेंस। आप कॉन्फ्रेंस में आपको मौका दिया गया है और वहां पर आप अपनी टॉपिक को क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं,
ऑडियंस के बीच में प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप उसे कहते हो पेपर प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया पोस्टर और ये हो गया पेपर प्रेजेंटेशन। थर्ड जो चीज है वह है पोजीशन पेपर्स। तो पोजीशन पेपर्स जो है वो हम किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहने का मतलब होता है कि ये कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। इसमें मान लीजिए मतलब एक रिटेन रिपोर्ट आउटलाइंस देना, जैसे कि कहने का मतलब है कि आपका कंपनी का कुछ चीजें हो रही हैं और वहां पर आप अपना रिव्यू दे रहे हो, अपना एक आउटलाइन दे रहे हो, तो उसे कहते हैं पोजीशन पेपर्स। यानी कि जो भी आप रिपोर्ट बना करके उसे सारी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पोजीशन पेपर्स उसे नाम दिया गया है। ये इन जनरल बिजनेस और पॉलिटिक्स में आता है। पीयर रिव्यू। अब जो नेक्स्ट जो बात आ गई कि पीयर रिव्यू हम लोग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है कि मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज दिया और मतलब आप थीसिस कर रहे हो और आपने सबमिट किया, तो उसको क्वालिफाई हुआ है यानी थीसिस आपको आगे मतलब पीएचडी मिलेगी कि नहीं उसके बेसिस पे। तो वो जो थीसिस जो देखा जाता है वह ऐसा नहीं होता कि आपके यूनिवर्सिटी में ही केवल आपके प्रोफेसर ने कह दिया हाँ आपका थीसिस बहुत सही है, हो गया पास, ऐसा नहीं होता है। उस थीसिस को फिर बाहर भेजा जाता है, यानी कि उसके बाहर के लोग भी मतलब जो आपके यूनिवर्सिटी के नहीं है वो लोग भी उसे चेक करते हैं, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और तब जाकर आपकी थीसिस पूरी तरीके से क्लियर होती है। तो ये एक एकेडमिक रिसर्च साइकिल इसे कहा जाता है कि इस तरीके से आप क्या करते हो कि किसी भी थीसिस को बाहर आने से पहले बार बार रिव्यू करके उसे पूरी तरीके से क्या करते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी रिव्यूअर बायस होता है, किसको लेकर के, वीमेन को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर के, रिसर्चर्स को लेकर के कि उसके इंस्टीट्यूशन का है और या प्रेस्टीज है, उसके इंस्टीट्यूशन का प्रेस्टीज इससे बढ़ेगा कि हमारे यहाँ इतने रिसर्च हुए। तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये सारे पीयर रिव्यू किया जाता है। और इसमें दो तरह के पीयर रिव्यू आते हैं, एक सिंगल ब्लाइंडेड, एक डबल ब्लाइंडेड। तो सिंगल ब्लाइंडेड जो होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जिसके पास आपका भेजा गया रिव्यू करने के लिए वो उसे आपका बारे में तो पता है लेकिन आपको नहीं पता है कि किसके पास भेजा गया, तो उसे सिंगल ब्लाइंडेड कहते हैं। लेकिन वहां पे भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि जैसे आपका नाम पढ़ लेगा वो क्या कहते हैं रिव्यूअर और सारी चीजें, तो हो सकता है कि वो उन चीजों का एडवांटेज आपको दे। लेकिन उस चीज को खत्म करने के लिए एक और होता है रिव्यू जिसे हम लोग कहते हैं डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। डबल ब्लाइंडेड में ना उसे पता रहता है कि किसका है, लड़का लड़की या कुछ भी या किस नाम से, उसके पास केवल रोल नंबर पहुंचता है और ना ही आपको पता होता है कि किसके पास गया है। तो ये पूरी तरीके से जो होता है बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल जिसे कहते हैं और जिसमें जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है वो हो गया डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। तो इस तरीके से पीयर रिव्यू आपका होता है। नेक्स्ट जो है पेपर्स, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है ये हम लोग देख लेंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन तो आप समझ ही रहे हो, कहीं भी आप जाकर के पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो हो सकता है आपका डिजर्टेशन हो सकता है, आपका एस्से हो सकता है, आपका किसी भी सेमिनार में रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पब्लिश करवा रहे हो या फिर जर्नल में, तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, पेपर के। आप थीसिस लिखे हैं या कोई भी चीज, तो वो सारी चीजें पेपर के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आप डाटा कलेक्ट किए, आपने पूरा ओवरव्यू दिया, यानी थीसिस का जो जितना पार्ट है वो सारी चीजें पेपर में, या आप ऐसे भी दे रहे हो तो वो पेपर में आता है, आपका जो कलेक्शन है वो सारी चीजें पेपर में आएंगी जो इसे आप प्रेजेंट कर रहे हो सबके सामने। मीटिंग किसे हम लोग कहते हैं, मीटिंग हम उसे कहते हैं जिसमें कि आपका एक मीटिंग जो होता है, असेंबली होता है, कमिंग टुगेदर पीपल आपस में आते हैं और आपस में बैठ करके सारी चीजें बातें करते हैं। तो वो मीटिंग जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, सिंपोजियम हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, अलग अलग। तो उसमें सिंपोजियम किसे कहेंगे, तो सिंपोजियम एक्चुअली में एक तरह का कॉन्फ्रेंस ही है, लेकिन ये छोटा है और इसके ऊपर वैसे हमने बात कर भी रखा है जब हम लोग टीचिंग वाला पढ़ रहे थे सारी चीजें। तो सिंपोजियम कम्युनिकेशन वाली, सॉरी, जब पढ़ रहे थे, तो सिंपोजियम में क्या होता है कि आपका जो होता है जो छोटे मतलब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है, आपस में बातें हो पाती हैं और ये मेनली एक क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट के अंतर्गत मेनली ये किया जाता है सिंपोजियम। और यहाँ पर जो होता है मल्टीपल जो होते हैं बातें चलती हैं, इधर से क्वेश्चन पूछा, उधर से क्वेश्चन पूछा, आपस में टॉक हुआ, मतलब काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन होता है, सारी चीजें होती हैं।
तो ये जो होता है 1 डे हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं इसमें लेस होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस का छोटा रूप है सिंपोजियम। कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि ये मीटिंग होता है, डिस्कशन होता है, पीपल हु कन्फर अबाउट ए टॉपिक, जो किसी टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस जो होता है यूजुअली वो उसमें बहुत तरह के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और ये जो होता है इसमें जो होता है सिंपोजियम से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन प्रोसेस सारा उसी तरीके से चलता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस। तो ये हो गया, मीटिंग हो गया, डिस्कशन हो गया, ये दोनों ही चीज इसके अंतर्गत भी आती है। लेकिन वही है, सिंपोजियम में पीपल्स कम है, इसमें पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं, और इसमें ज्यादा यानी कि ज्यादा बेहतर किसमें हो पाएगा, तो ऑब्वियसली जहाँ पार्टिसिपेंट्स कम होंगे तो वहाँ ज्यादा बेहतर आप कनेक्ट कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो, ज्यादा डिस्कशन कर सकते हो। सेमिनार की अगर हम लोग बात करें, सेमिनार किसे हम लोग कहते हैं, तो सेमिनार का मतलब होता है कि आप किसी एक स्पीकर को इनवाइट करते हो, और वह स्पीकर आपके सामने अपनी सारी बातों को रखता है। वो किसी स्पेसिफिकल फील्ड से हो सकता है, टेक्निकल फील्ड हो सकता है, कोई भी, जो भी जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप सेमिनार करवाना चाहते हो, उस सब्जेक्ट के जो आपको क्या कहते हैं स्पीकर होते हैं, उस सब्जेक्ट के आपको बुलाते हैं, और उस हिसाब से आप ऑडियंस को बुलाते हो। तो ये सारी चीजें सेमिनार के अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ पर जो है ऑडियंस जो है वो 10 से 20 या बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कुछ है 10 से 20 ही हो, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इनवाइटेड स्पीकर जो होते हैं वही मेनली अपनी सारे बातों को रखते हैं। यहाँ पे मतलब डिस्कशन टाइप का कोई चीज नहीं होता है ज्यादा। अब हम लगाते हैं कोलोकियम। तो कोलोकियम जो हो गया, ये हो गया आपका एन एकेडमिक मीटिंग वेयर ए स्पेशलिस्ट डिलीवर्स लेक्चर ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी कि आपको उसी चीज को कह सकते हो आप, सेमिनार में है कि आप आंसर क्वेश्चंस नहीं कर सकते, लेकिन कोलिकियम में क्या है कि आपको आंसर क्वेश्चन करने का मौका मिलता है। यानी कि आपको छोटा सा होता है, वो लेक्चर डिलीवर करता है लेकिन वो छोटा सा होता है, और आपको आराम से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। लेकिन किसके द्वारा, आपको किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा ये चीजें की जाती हैं, स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और उसके द्वारा ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये भी बाहर से है, लेकिन ये सारी डिस्कशन की भी साथ में बात हो रही है। तो बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेबिनार किसे कहते हैं, जो कॉन्फ्रेंस आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ये वेबिनार के अंतर्गत आ गया। और जो वर्कशॉप आप किसे कहते हैं, वर्कशॉप का मतलब होता है कि वहां पर आपको वर्क भी करना होता है। तो सबसे ज्यादा सीखने का मौका कहाँ मिलता है, तो वर्कशॉप्स में ही मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको जैसे कि वो कुछ किया, हैंड ऑन ट्रेनिंग, आपको साथ में ट्रेन भी किया जाता है, यानी आपको बोला भी जाता है कि आप ये करके दिखाओ, आप ये करके दिखाओ। ये सारी चीजें जो चल रही हैं और काफी अच्छे से आपस में स्किल का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या कहलाती हैं, वर्कशॉप कहलाती हैं। वर्कशॉप में आप पूरी तरीके से वहां पर वर्क भी करते हो। तो आपकी स्किल जो होते हैं, न्यू स्किल ड्यूरिंग इवेंट, वो काफी अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझ में आता है और बहुत अच्छे से वो समझ पाता है। फील्ड वर्क क्या है, फील्ड वर्क है कि अगर आपको लेबोरेटरी या किसी ऑफिस में ना ले जा करके रिसर्चर आपको किसी फील्ड में ले जाए, जैसे आप कहते भी होंगे कि मेरा वर्क जो है, सुनते होंगे इस तरीके से, मेरा फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क यानी कि आप किसी जगह पे बैठ करके काम नहीं कर रहे, या लेबोरेटरी में रह करके काम नहीं कर रहे, आप घूम घूम कर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा करके, और उसके साथ साथ आपका काम भी चल रहा है, इसे कहा जाता है फील्ड वर्क। अब ये बस 2 से 3 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा, तो देख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो आईसीटी का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे, और मेनली क्या है आईसीटी का यूज, प्री डाटा एनालिसिस और पोस्ट डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटा का ही जो एनालिसिस है वह मेनली इसका काम है। तो ये सारी चीजें जो हैं, प्री डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, पोस्ट डाटा है। तो ये क्या हो गया कि पहले, सबसे पहले क्या क्या आप डाटा एनालिसिस करते हो आईसीटी के थ्रू, तो ये आप देख सकते हो आर्टिकल जो है वो आप खोजते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, थीसिस खोजते हो, कहाँ पे किसने क्या लिखा उसका रिव्यू करते हो, उसे पढ़ते हो, कंटेंट उसके ऊपर ट्रैक करते हो क्या क्या है, फिर उसमें जो डाटा क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, वो सारी चीजें, यानी कि आप पूरी तरीके से जो ढूंढने के लिए किस चीज का आपका इसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूज है
इंटरनेट का, वो इंटरनेट ही किसके अंतर्गत आ गया, इसके अंतर्गत, यानी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत ही आ गया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से बड़े ही आराम से कर पाते प्री डाटा एनालिसिस में। और ड्यूरिंग में जो आपका होता है, जिसे आप कहते हो DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, पूरा तरीके से करना, तो वो क्या क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी जो डाटा आपको मिल गया, अभी तो वो पहले का बात हो रहा था, अब आपको सब चीज हो गया, आपने पूरा परफॉर्म कर लिया अपना सारी चीजें, तो उसके बाद जो एनालिसिस करते हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें भी जो ICT के कई एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको उसमें काफी मदद करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का। कौन से हैं वो आगे भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है वहां पे क्या क्या यूज हो रहा है, प्री में और फिर मीडियम और ये पोस्ट के बाद क्या करते हो आप, रेफरेंस कैसे लिखना है, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, और डिजिटेशन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आप देखते हो। फिर प्लेजराइज है या नहीं आपका, तो ये सारी चीजें जो है वो किसके हेल्प से आप कर पाते हो। जैसे कि आप कर रहे हो ग्रामरली का यूज, तो किसके हेल्प से कर पा रहे हैं, ICT के हेल्प से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ICT प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, तो उन सभी चीजों के लिए जो आप रिसर्च में अभी जो तीनों पार्ट में पढ़ा हमने, क्या अभी हम ये कर सकते, उसके लिए आप यूज किन किन चीजों का कर रहे हो, ICT के ईमेल का यूज कर रहे हो, ई जर्नल का, ई बुक का लोकेट कर रहे हो यूजिंग इंटरनेट, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को खोज रहे हो, डाटाबेस का यूज कर रहे हो, जो ऑनलाइन जितना डाटाबेस है, जो भी चीजें हैं, तो ऑनलाइन जो भी ये सारी चीजें, ब्लॉगिंग, ये जो भी टेलीकॉन्फ्रेंस, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ICT प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने आती हैं। तो ये सारी चीजों के थ्रू आप उन चीजों को परफॉर्म करते हो। तो अब टूल्स फॉर लिटरेचर सर्वे, अब स्पेशल कुछ चीजों के लिए स्पेशल जो चीजें हैं वो आपसे डिस्कस कर ली जा रही हैं यहाँ पर। जैसे लिटरेचर सर्वे के लिए क्या करते हो आप, तो जैसे ये कुछ साइट्स आपको दिए हुए हैं, इनके ऊपर जाकर के आप किसी भी जर्नल को जो ऑलरेडी आज तक हो चुके हैं, वो सारे जर्नल आपको इनके ऊपर जाकर के फॉर माई रिसर्च। तो रिसर्च के लिए क्या क्या ऑफर करता है, हमेशा आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लाइब्रेरी में आप बैठे हो तभी तक आप रिसर्च कर सकते हो, आप कहीं भी बैठकर कर सकते हो रिसर्च। और एबिलिटी प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल, आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में लर्निंग कर सकते हो, और आराम से, मतलब एक पूरा इंडिपेंडेंट रिसर्च कल्चर एनवायरनमेंट ICT प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ने काफी संयम के साथ साथ दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा पसंद आया होगा। ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड आज समाप्त होता है। तो और जो भी चीजें हैं आप आराम से करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी कंफ्यूजन है पूछते रहिए, और बिना परेशान होते हुए अपने पूरे काम को कंप्लीट करते रहिए, यानी कि बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, और काम को करते रहिए। कोई भी